हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण के होम बेस्ड प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट में प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नोत्तरों को आप यदि हल करते हैं अच्छे से तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, जो कि आपकी मेन परीक्षा में जोड़े जाएंगे। तो बच्चों कुछ भी देर ना करते हुए अब चलते हैं हम प्रश्नोत्तरों की। इस प्रोजेक्ट का जो पहला प्रयोजन क्रमांक 1 है वो है किसी तैरती चीज़ के लिए राइट का निशान और डूबती चीज़ के लिए रॉन्ग का निशान लगाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पानी में डाली चीज़, यहाँ चीज़ों के नाम दिए गए हैं इस वाली तालिका में आपको, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, वो चीज़ तैरेगी या फिर डूबेगी, ठीक है। और इस वाले में तब मैं प्रयोग करके उसे देखता हूँ तो वो तैरती है कि डूबती है, ये मुझे लिखना है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं तालिका में कि पहली जो आपकी है वो है खाली कटोरी। खाली कटोरी मुझे प्रयोजन से पहले लगता था कि वो डूब जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाया है इस जगह पर, ठीक है। लेकिन जब मैंने प्रयोग करके देखा तो वो तैरी, तो यहाँ पर मैंने राइट का निशान लगा दिया। इसी तरीके से मैंने खा नंबर पे है कटोरी में 6-7 कंकड़ डालने पर, तो मुझे लगा था कि वो तैरेगी, ठीक है। लेकिन ना वो जब मैंने उसमें 6-7 कंकड़ डाले तो वो पानी में डूब गई, इसलिए मुझे लगा था तैरेगी, इसलिए मैंने यहाँ राइट लगाया। और जब वो प्रयोग करके देखा तो वो डूब गई, तो मैंने यहाँ रॉन्ग लगाया है। इसी तरीके से बच्चों और भी प्रयोग हैं, तो जहाँ पर मुझे लगता था कि ये चीज़ डूबेगी वहाँ पर मैंने रॉन्ग लगा दिया, और जहाँ पर लगता था कि मुझे कि ये चीज़ तैरेगी वहाँ मैंने राइट लगा दिया है। और जब मैंने प्रयोग करके देखा अगर वो चीज़ डूब गई तो वहाँ पर रॉन्ग लगा दिया है, और अगर वो चीज़ प्रयोग करने के दौरान वो तैरती रही तो वहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। तो आप इस प्रयोग को जैसे मैंने लिखा है, जहाँ मैंने रॉन्ग लगाया वहाँ आपको रॉन्ग लगाना है, और जहाँ मैंने राइट लगाया वहाँ आपको राइट लगाना है। इस तरीके से आप इस प्रयोजन क्रमांक 1 के उत्तर को, 1 के आगे के उत्तर को बच्चों इस स्क्रीन पर से देखकर आप लिख सकते हैं। बच्चों इस प्रोजेक्ट का जो प्रयोजन क्रमांक 2 है वो है तालिका में दिए गए खेल के सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हमें खेल दिए हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, और इस जगह पर उस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप उत्तर में देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर मैंने खेलों के सामने इस जगह पर उसके प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम लिख दिए हैं। जैसे क्रिकेट के लिए सचिन तेंदुलकर हैं, हॉकी के लिए ध्यानचंद जी हैं, बैडमिंटन के लिए साइना नेहवाल हैं, टेनिस के लिए सानिया मिर्जा है, शतरंज के लिए विश्वनाथ आनंद है। तो यही नाम आपको इस जगह पर उत्तर में लिख देना है बच्चों। अब बच्चों हम इस प्रोजेक्ट के प्रयोजन क्रमांक 3 को देखेंगे, जो है निम्नलिखित दिए गए खेलों में किन किन से खेल सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, ये खेल के नाम दिए हैं और उसमें खेलने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि मुझे पता है कि क्रिकेट में बैट की, बॉल की, विकेट की, पैड की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से इन खेलों में जैसे मैं लूँ हॉकी, तो हॉकी में मुझे हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट, पैड, जूते व नेट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से बैडमिंटन में रैकेट, गेंद या शटल, नेट और कीट, इसकी आवश्यकता होती है। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल के गेंद, किट, गोल, पोल इत्यादि की आवश्यकता होती है। क्रिकेट में बल्ला, गेंद, पैड, क्रिकेट की किट, विकेट, ग्लोव्स आदि की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से शतरंज में शतरंज का बोर्ड व शतरंज की मोहरें, इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आप देखकर इसके आवश्यक सामग्री में इसका उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों अब हम इस प्रोजेक्ट के प्रयोजन क्रमांक 4 को देखेंगे, जो है नीचे कुछ फसलों की सूची दी है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, उसके बाद समझेंगे हम व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं। तो बच्चों किसान जिन फसलों को अपने खाने के लिए उगाता है उन फसलों को हम कहते हैं खाद्यान्न फसलें, और जिन फसलों को बेचने के लिए उगाता है उन फसलों को बोलते हैं व्यावसायिक फसलें। तो कुछ फसलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि गेहूँ, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मक्का, चना, धान, अलसी, ज्वार, बाजरा, तिल, मिर्च तथा खरीफ व रबी की फसलों के नाम लिखिए। ये हमें कुछ फसलों के नाम दिए हैं। तो इनमें से जो खाद्यान्न फसलें थी बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे गेहूँ, चना, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब खाद्यान्न फसलें। किसान इनका उपयोग
अपने खुद के खाने पीने के लिए करता है। और यहाँ पर मैंने बच्चों ऊपर से जो व्यावसायिक फसलें थी उन्हें यहाँ इस तालिका में लिख दिया है, जैसे गन्ना, तिल, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, कपास इत्यादि। ये सब व्यावसायिक फसलें हैं, क्योंकि किसान इनका उत्पादन व्यवसाय के रूप में करता है, इन्हें बेचकर पैसे धन इकट्ठा करता है। ठीक। प्रयोजन क्रमांक 4 में ही पूछा गया था कि खरीफ की फसल और रबी की फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि खरीफ की फसल होती क्या है। वह फसल जो मई जून में बोई जाकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो इसके नाम होंगे सोयाबीन, कपास, धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार इत्यादि। ठीक है। अब ये देख लेते हैं रबी की फसल क्या होती है। वह फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल माह में काटी जाए उसे क्या बोलेंगे अपन, रबी की फसल बोलेंगे। और इनके नाम देख लेते हैं, गेहूं, चना, अलसी, मटर आदि। ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रयोजन क्रमांक 4। अब बच्चों प्रयोजन क्रमांक 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्न तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी एकत्रित करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये तेल के नाम दिए हैं, पेट्रोल और डीजल। यहाँ सन 2002 में अक्टूबर में इनकी कीमत कितनी थी लीटर में। तो जो पेट्रोल था वो 29.91 पैसे था और डीजल था 18.91 पैसे। इसी तरीके से सन 2007 में अक्टूबर में इनकी कीमतें क्या थी। तो पेट्रोल की कीमत थी 43.52 रुपये और डीजल की थी 30.48 रुपये। इसी तरीके से सन 2014 में अक्टूबर में इनकी कीमतें क्या थी, पेट्रोल की थी 67.86 रुपये और डीजल की थी 58.97 रुपये। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देखना है बच्चों। जैसे पहला प्रश्न है वो है, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत 10 रुपये बढ़ी। तो 2007 में पेट्रोल की कीमत कितनी थी बच्चों, 43.52 रुपये और 2002 में कितनी थी, 29.91 रुपये। तो इसमें से 43.52 में से तब 29.91 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 24.34 रुपये बढ़ी। ठीक है। और इसी प्रकार से डीजल की कीमत 30.48 रुपये में से 18.91 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28.49 रुपये। तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत 24.14 रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत 28.49 बढ़ी। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था। तो डीजल और पेट्रोल की कीमत में अंतर कैसे निकालेंगे कि डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत में से हम डीजल की कीमत को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था। तो जब हम 43.52 में से 30.48 को घटाएंगे तो वो बचाएगा 13.04 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 13.04 का अंतर था। तो इस तरीके से आप ये अगला प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हमें पता है बच्चों, तेल का इस्तेमाल रोशनी में होता है, वाहनों में होता है, वाहनों को गाड़ी वगैरह में आप डलवाते हैं कि नहीं डलवाते डीजल और पेट्रोल, और मशीनों में होता है और रंग रोगन में होता है। ठीक है। जब हम पेंट वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी डीजल पेट्रोल का यूज़ हम करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एलपीजी खाना पकाने की गैस हमें कहाँ से मिलती है। एलपीजी को हम सब जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। जो कि हमारे घरों में जो सिलेंडर खाने पकाने के लिए यूज़ होते हैं उसमें एलपीजी भरी होती है। ठीक है। जिसे हम खाना पकाने वाली गैस भी बोलते हैं। तो ये हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है, पेट्रोलियम तेल से मिलती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, एलपीजी हमें तेल से मिलती है, जो पेट्रोलियम तेल होता है उससे निकलती है ये गैस। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे गाँव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक है। बहुत कुछ उस पर ही डिपेंड है। तो देख लेते हैं क्या क्या होगा हमारे गांव शहर में जब पेट्रोल डीजल ना मिले। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो निम्न समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।
पहली समस्या होगी वाहनों से आना जाना रुक जाएगा, जब वाहनों को पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलेगा तो वो चलेंगे कैसे, ठीक है। दूसरी समस्या होगी कार्य समय पर नहीं होंगे, ठीक है, जब हम समय पर वाहनों से पहुंच ही नहीं पाएंगे तो समय पर कार्य होंगे ही नहीं, ठीक है, हम लेट होंगे हर जगह, हर देरी से पहुंचेंगे। तीसरा है व्यापार व व्यवसाय प्रभावित होंगे। सही बात है, व्यापार भी प्रभावित होगा, व्यवसाय भी प्रभावित होगा, क्योंकि जब हम कहीं समय से पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उससे व्यापार और व्यवसाय भी प्रभावित होगा। अगला है बच्चों, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, ठीक है, रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, ठीक है, और आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। जब व्यवसाय और व्यापार और व्यवसाय बिगड़ेगा तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है तेल बचाने के तरीके क्या हैं। तो इसका पहला तरीका है आवश्यकता होने पर ही वाहनों का उपयोग किया जाए। जब हमें ज़रूरत हो तभी हम वाहन लेकर बाहर निकलें। ये नहीं कि थोड़ा सा काम है, थोड़ी दूर जाना है, हमें जगह जगह अपनी गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ काम हम पैदल भी कर सकते हैं, कुछ काम हम अपनी साइकिल से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है खड़ी गाड़ी या वाहन का इंजन बंद कर दिया जाए। तुमने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी गाड़ी बंद नहीं करते, बस उसे खड़े करके छोड़ देते हैं और बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। लाल बत्ती होती है, बहुत टाइम तक वो गाड़ी चालू ही रहती है, उसे बंद कर देना चाहिए उस टाइम पर। तीसरा है निश्चित रफ्तार से ही वाहन चलाएँ, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में वाहन नहीं चलाना चाहिए और बहुत कम स्पीड में वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में वाहन तब चलाते हैं हम तो हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल या डीजल खर्च करती है, यानी कि वो जलाती है उसे, ठीक है। चौथा है बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही है, आजकल देखा होगा कि जो वाहन है वो बैटरी से चलने वाले आ गए हैं, तो जो बैटरी से चलते हैं वो लाइट से चार्ज हो जाते हैं, उसमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाँचवा है साइकिलों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइकिल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ये हमें सस्ती भी पड़ती हैं, ऊपर से हमारा सेहत भी अच्छी रहती है, ठीक है, और ये प्रदूषण मुक्त है, सबसे बड़ी बात ये है। तो साइकिल से का सबसे ज़्यादा हमें उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना ये प्रश्न होता है बच्चों। प्रयोजन क्रमांक 6 देखेंगे, ये है हमारे आसपास से पदार्थों को एकत्रित कीजिए एवं कोई एक चीज़ एक गिलास में डालिए और मिलाइए, जो देखा उसे तालिका में लिखिए। तो हमारे पास आसपास जो भी चीज़ें हैं जैसे नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल, इन सबको हमें इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इन्हें पानी में डालना है। तो देखना है कि ये चीज़ें तुरंत घुलती हैं कि कुछ टाइम बाद घुलती हैं। जैसे नमक है तो नमक को हम जब पानी में डालेंगे तो वो तुरंत नहीं घुलता, वो 2-3 मिनट बाद वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम मिट्टी को लेंगे, मिट्टी को जब डालेंगे तो वो तुरंत नहीं घुलती और फिर वो थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद घुल जाती है। तो इस तरीके से मैंने इस तालिका में बना दिया है कि कौन सी चीज़ तुरंत घुलेगी और कौन सी 2-3 मिनट बाद घुलेगी, ठीक है। तो आप ये इस तालिका में से देखकर लिख लीजिएगा। इस तालिका को बच्चों मैंने यहाँ और स्पष्ट रूप से दिखा दिया है, आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा इसको। तो अब हम प्रयोजन क्रमांक 7 करेंगे, जो है निम्न बिंदुओं को पढ़ो एवं उनके आगे 2-2 नाम लिखिए तथा प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थलों एवं प्रमुख खनिजों की जानकारी एकत्रित करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिए हैं, जैसे पठार के नाम, खदान फसल, व्यावसायिक फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, खनिज के नाम, पालतू पशु, दूध के बने पदार्थ, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें हमें 2-2 नाम लिखना है। तो पठार के नाम में हमारा पहला हो जाएगा मालवा का पठार, दूसरा हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। खदान फसल में गेहूँ और चना ये प्रमुख रूप से होती है हमारे यहाँ। व्यावसायिक फसल में हो जाएगा कपास और गन्ना, ठीक है। रबी की फसल में गेहूँ चना, खरीफ की फसल में सोयाबीन मूंगफली, खनिज के नाम में हीरा तांबा, पालतू पशु गाय भैंस, दूध से बने पदार्थ दही घी, और पर्यटन स्थल में सांची स्तूप और ओंकारेश्वर, और राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से ये आपका प्रयोजन क्रमांक 7 कंप्लीट। बच्चों प्रयोजन क्रमांक 8 है प्रदेश के कोई 5 जिलों की प्रमुख फसल, खनिज एवं दार्शनिक स्थलों की जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे कि पहला जिला हमने ले लिया है बेड़ाघाट, इसकी प्रमुख फसल है बच्चों गेहूँ और खनिज इसमें मिलता है संगमरमर पत्थर, और दार्शनिक पर्यटन स्थल है जलप्रपात, ठीक है। दूसरा जिला है छिंदवाड़ा, इसमें सोयाबीन प्रमुख फसल है, तांबा मिलता है खनिज के रूप में, आदिवासी संग्रहालय ये दार्शनिक स्थल है। ग्वालियर की प्रमुख फसल है गेहूँ और सरसों, हमारे यहाँ होती है, ठीक है, और इसमें खनिज के रूप में लोहा पाया जाता है। और प्रमुख दार्शनिक स्थल है ग्वालियर का किला। उज्जैन का कपास होती है फसल के रूप में, बॉक्साइट मिलता है यहाँ, महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पर्यटक स्थल है। उमरिया में धान होता है और यहाँ खनिज है कोयला, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का पर्यटन स्थल है। इस प्रकार से आप प्रयोजन क्रमांक 8
बच्चों अब हम करेंगे प्रयोजन क्रमांक 9। ये है हमारे उपयोगी पशु के नाम और उनके सामने उनकी उपयोगिता लिखना। कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, वे किस ज़िले में पाए जाते हैं उनका पता लगाइए। तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि कुछ उपयोगी पशुओं के नाम लिखना है, फिर उनकी उपयोगिता लिखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ मैंने पशुओं के नाम लिख दिए और उनकी उपयोगिता यहाँ लिख दी है। जैसे पहले नंबर पर है गाय एवं भैंस, इसका उपयोग किया जाता है बच्चों दूध के लिए। दूसरे पे भेड़, भेड़ का उपयोग किया जाता है ऊन के लिए। बकरी, बकरी का मांस के लिए। ऊँट का किया जाता है चमड़ा और सवारी करने के लिए। घोड़ा, घोड़े का उपयोग किया जाता है सवारी करने के लिए। और गधा एवं खच्चर, इसका उपयोग किया जाता है बोझा ढोने के लिए। अब कुछ हमें खनिजों के नाम दिए हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ अपन देख सकते हैं हीरा, मैग्नीज, कोयला, तांबा, चूना पत्थर, लोहा, बॉक्साइट। तो इन खनिजों के नाम, ये खनिज किन जिलों में पाए जाते हैं उन जिलों के नाम हम देख लेते हैं। बच्चों जो हीरा है वो पाया जाता है हमारे पन्ना ज़िले में। मैग्नीज है छिंदवाड़ा में। कोयला है बैतूल में। तांबा है बालाघाट में। चूना पत्थर है कटनी में। लोहा पाया जाता है अलीराजपुर और झाबुआ में। बॉक्साइट है मंडला में। इस प्रकार से ये आपका प्रयोजन क्रमांक 9। प्रयोजन क्रमांक 10 है बच्चों, अखबार की रिपोर्ट में लिखा था। क्या लिखा था? ये लिखा था अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी उसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखिए कि वह कौन सी दीवार थी, लिंग भेद का क्या मतलब था। तो यहाँ पर मैंने इसके डिटेल में लिख दिया। आप बच्चों ये पूरा का पूरा ऐसा के ऐसे ही लिख दीजिएगा, मैं उसे और क्लियर करके प्रयोजन क्रमांक 10 के उत्तर को मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर और क्लियर करके आपको दिखा दिया। आप इसे देखकर लिख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।